Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject from humanities stream. This is Saloni Pandey, your sociology educator, and हमने chapter number 4 that is introducing Western sociologist कर दिया था start. चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. चैप्टर में जो द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी दिया गया है यानी कि एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन तीनों से ही सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे होता है ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. सो अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स. आज के हमारे इस लेक्चर में हम कार्ल मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखने वाले हैं. कार्ल मार्क्स का सोशियोलॉजी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये तो आप जानते ही हैं. इसी के साथ में कार्ल मार्क्स ने और जानेंगे कि कार्ल मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी के अंदर. उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे. कार्ल मार्क्स विजन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने किस तरह से सोसाइटी को देखा, कैसे ऑब्जर्व किया. एलाइनेशन का कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसे आप डिटेल में समझोगे. कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी, ये आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, ये सारा कुछ हम डिटेल में यानी कि इन शॉर्ट कार्ल मार्क्स को आप डिटेल में आज के हमारे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कार्ल मार्क्स को समझते हैं. वो कौन थे, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उनकी पूरी लाइफ कैसी रही, कैसे कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस जो है वो सोशियोलॉजी में हो गया, या फिर कार्ल मार्क्स सोशल सोसाइटी या इन सारी चीज़ों के अंदर कैसे आ जाते हैं ये हम समझेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो. अब आप कल को मान लीजिए आपका जो है सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप सोशियोलॉजी की तरफ जो है इतने ज़्यादा आकर्षित रहे हो. ठीक है, सो वैसे ही कार्ल मार्क्स की क्या लाइफ हिस्ट्री रही ये डिटेल में समझते हैं. ओके, सो Karl Marx was born on 5th May 1818 in Trier, part of the Rhineland province of Prussia in Germany. यानी कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो होता है 5th मई 1818 को प्रूशिया जर्मनी के अंदर. ठीक है, कहाँ पर होता है, प्रूशिया जर्मनी में. He was son of a prosperous liberal lawyer. वो एक बहुत ही प्रॉस्परस लिबरल लॉयर के बेटे थे, यानी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे. टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ कार्ल मार्क्स. अब क्या वो इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में, सारा कुछ हम समझेंगे. ओके, सो 1834 से 1836 के बीच में ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एंड बर्लिन. बॉन एंड बर्लिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया. ठीक है, 1818 में उनका बर्थ हुआ, 34 तक आते आते उन्होंने जो है लॉ स्टडी किया. 1841 में he completed his doctoral thesis in philosophy from the University of Jena. University of Jena से उन्होंने अपना doctoral thesis complete किया. अब एक सेकंड के लिए हो सकता है आपके किसी के भी मन में ये सवाल आया हो कि हम ये टाइमलाइन क्यों पढ़ रहे हैं. सो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो सोशियोलॉजी की तरफ इंटरेस्टेड हुए तो कैसे हुए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कार्ल मार्क्स खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से समझो, और जब भी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे जो है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछोगे आप उसको लिखना स्टार्ट कर दोगे. नहीं, अब जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको अपने क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो उसका इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट होता है. इंट्रोडक्शन में जब भी किसी थिंकर या सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, सो आपको उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स आपको बताने पड़ेंगे और फिर उसको आपको कंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फिर उसके साथ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कार्ल मार्क्स ने लॉ पढ़ा था तो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एंड बर्लिन. सो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, नोट्स भी बनाने हैं. ठीक है, सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कार्ल मार्क्स का बर्थ कब हुआ, 5th मई 1818 को. सो आप वहां साइड में नोट करते चलिए कि जैसे बॉर्न आपने लिखा और आपने लिखा 5th मई 1818. फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से लॉ किया तो आपने लिख लिया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एंड बर्लिन. ठीक है, सो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि सारी चीजें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए. ठीक है, देन 1841 में उन्होंने अपना डॉक्टरल थीसिस कंप्लीट किया. कहाँ से कंप्लीट किया, सो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से. देन 1843 he got married. He got married with Jenny von Westplatten.
एंड मूव्ड टू पेरिस। जेनी वॉन वेस्टप्लेटन से उनकी शादी हो जाती है। कब होती है? 1843 में, और फिर वो पेरिस चले जाते हैं। 1844 में ही मेट फ्रेडरिक एंजल्स इन पेरिस एंड बिकेम हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। अब देखो, आप कभी भी मार्क्स को पढ़ेंगे, मार्क्स के आइडियाज को पढ़ेंगे, तो आपको एंजल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा। फ्रेडरिक एंजल्स जो थे वो इनके मार्क्स के फ्रेंड थे, और फिर एकदम क्या होता है, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ में ये दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आइडियाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और उन्हें वो कहाँ पर मिलते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स, सो पेरिस में, ठीक है। देन इन 1847 ही वाज इनवाइटेड बाय द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन to prepare a document containing its aims and objectives. This was written jointly by Marx and Engels and published as the Manifesto of the Communist Party in 1944. 1847 में क्या होता है, जो मार्क्स हैं और एंजल्स, उनको इनवाइट किया जाता है इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन में कि वो एक जो है इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें जिसमें उसके एम्स हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो, और इसे मार्क्स और एंजल ने दोनों ने मिल के लिखा था, ठीक है। और फिर इसको पब्लिश किया था एज द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1944 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है और नोट डाउन भी करना है, ठीक है, कि 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन में इनवाइट किया और उस पर डॉक्यूमेंट लिखने को कहा, तो जो मार्क्स और एंजल ने मिल के लिखा और उसको पब्लिश किया, किस नाम से? सो मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1944। अब आपसे ऐसे कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी किसने लिखा था, तो वहां ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि एक ऑप्शन दे दिया मार्क्स, एक ऑप्शन दे दिया एंजल्स, एक दे दिया बोथ ए एंड बी, एंड एक दे दिया नन। सो क्या ऑप्शन करेक्ट लगाओगे? दैट इज ए एंड बी बोथ, क्योंकि दोनों ने ही जो है मिल के लिखी थी। ये तो मैंने बताया, मतलब आपके जो भी टीचर होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होंगे, वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो इसीलिए हम इस टाइमलाइन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन इन 1849 ही एक्साइल्ड टू इंग्लैंड. In 1852, the 18th Brumaire of Louis Bonaparte was published. 1849 में इंग्लैंड से मार्क्स को निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब मार्क्स को क्यों निकाला जाता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट इसका एक जो मेन रीजन था कि मार्क्स को जो है निकाल दिया जाता है इंग्लैंड से, मतलब उनको जो है ऐसा बोलते हैं ना, तड़ी पार कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, बिकॉज ऑफ his revolutionary ideas. अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज की वजह से मार्क्स ने बहुत बार एक्साइल फेस किया है बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक है। अब कैसे थे वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उनको इंग्लैंड से कब एक्साइल किया गया, सो इट वाज इन 1849। 1852 में उनकी द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे पब्लिश होती है 1859 में। अब ये पब्लिशिंग ईयर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी बुक या कौन सा आर्टिकल कब पब्लिश हुआ, ठीक है। Then 1859 में अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज पब्लिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मार्क्स की, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बुक किसने लिखी, तो सबसे पहले तो मार्क्स ने लिखी, और कब पब्लिश हुई, सो 1859 में। 1867 में कैपिटल वॉल्यूम 1 वाज पब्लिश्ड। कैपिटल भी उनकी बुक थी और इसकी फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो 1867 में पब्लिश होती है, ठीक है। 1881 डेथ ऑफ जेनी वॉन वेस्टफैलन एंड 1883 मार्क्स डाइड एंड बरीड इन लंदन्स हाईगेट सीमेंट्री। 1881 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और कार्ल मार्क्स की डेथ होती है 1883 में, और उनको लंदन में ही बरी कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में? तो कब उनका बर्थ होता है वो ईयर आपको याद रखना है, उनका डेथ ईयर आपको ध्यान में रखना है, उनकी मेन बुक्स कौन सी थी वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में वो बुक्स का पब्लिशिंग ईयर क्या था ये आपको ध्यान में रखना है, और ये सिर्फ मार्क्स का ही ध्यान में नहीं रखना है, जितने भी सोशोलॉजिस्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आपको उनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको नोट करके भी बता दूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो बर्थ ईयर, बर्थ कब हुआ वो, डेथ कब हुई वो, इंपॉर्टेंट बुक्स या आर्टिकल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स या आर्टिकल्स, ठीक है,
इनके पब्लिशिंग ईयर नोट करते चलिएगा आप सभी से, इसके पब्लिशिंग ईयर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स, कोई आर्टिकल, उनका कोई पब्लिशिंग ईयर है वो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो बिलोंग कहां से करते थे, कौन सी कंट्री या कौन से रीजन से वो बिलोंग करते थे, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है किसी भी सोशोलॉजिस्ट या किसी भी थिंकर के बारे में, ठीक है, कि वो यहां से बिलोंग करते थे और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, यानी किस तरह के थिंकर थे, लिबरल थिंकर हुआ करते थे, मार्क्सिस्ट थे, तो जैसे मार्क्स के ये सारी चीजें तो आप आगे और थिंकर्स पढ़ोगे उनके लिए है लाइक आइडियोलॉजी, लेकिन इतना ये सारा कुछ तो आपने ध्यान रखना ही है किसी भी थिंकर या सोशोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है। क्लियर है, आया यहां तक समझ में। देन अब हम आ जाते हैं मार्क्स के आइडियाज के ऊपर। ये तो हमने मार्क्स के बारे में समझ लिया कि मार्क्स कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी, कब उनकी डेथ हुई, कौन कौन सी बुक्स पब्लिश की, उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे। नाउ वी कम टू कार्ल मार्क्स विजन ऑफ सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स सोसाइटी को लेके क्या उनका विजन रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। सो कार्ल मार्क्स वॉज फ्रॉम जर्मनी but spent most of his intellectual productive years in exile in Britain. कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी से थे, ठीक है, लेकिन देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, His radical political views led him to be exiled from Germany, France and Austria. ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज होते थे उनके, रिवॉल्यूशनरी व्यूज होते थे, जिसकी वजह से उनको जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तीनों से ही निकाल दिया गया था। और जब वो जर्मनी से निकाले गए तो उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्टिव ईयर्स ब्रिटेन में बिताए, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फिर बाद में उनको ब्रिटेन से भी एक्साइल कर दिया जाता है। सो कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे बट उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिव ईयर्स बहुत सारे ब्रिटेन में जो है बिताए हैं। दो मार्क्स हैड स्टडीड फिलोसॉफी, ही वाज नॉट अ फिलोसोफर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि मार्क्स ने फिलोसॉफी की स्टडी करी थी। अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने जो है फिलोसॉफी डॉक्टरल थीसिस जो है कंप्लीट किया इस वाली यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से। मार्क्स ने फिलोसॉफी का स्टडी किया था पर वो एक फिलोसोफर नहीं थे। ही वॉज अ सोशल थिंकर who advocated an end to oppression and exploitation. Now again this is very important, ठीक है, कि जो है मार्क्स ने फिलोसॉफी पढ़ी पर फिलोसोफर नहीं थे, वो एक सोशल थिंकर थे। कौन थे? सोशल थिंकर, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना सामाजिक चिंतक जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में शायद यही बोलते होंगे, जो कि एक सोशल थिंकर रहे हैं और इन्होंने जो है ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन को एंड करने के लिए अपने आइडियाज दिए थे। ठीक है, किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है, किसी का जो है यूज किया जा रहा है, उसको उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके साथ में ऑपरेसिव पॉलिसीज यूज करके, ठीक है, उसके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स ने अपने आइडियाज दिए थे। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कौन है? ही इज अ सोशल थिंकर। ठीक है, कार्ल मार्क्स कौन है? ही इज अ सोशल थिंकर। सो ये एक पॉइंट आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी आपसे पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स कौन है, फिलोसोफर है, तो आप क्या बताओगे? नहीं, फिलोसोफर नहीं है, बल्कि वो एक सोशल थिंकर है, भले ही उन्होंने फिलोसॉफी को पढ़ा हो। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं है कार्ल मार्क्स में अभी तक? देन he believed that scientific socialism would achieve this goal. उन्होंने क्या देखा? देखो, सबसे पहले उन्होंने वो एक सोशल थिंकर माने जाते हैं, उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी के अंदर ये जो इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इतना ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ पर है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, इस टाइम पे हम ये जो उनका पूरा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सारी जगह पर वो रहे। सो उन्होंने जो भी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि सोसाइटी में जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है और हम इन सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। और हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? सो हम इसे खत्म कर सकते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म के थ्रू। ठीक है, अब ये साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? सो टू दैट एंड he engaged in a critical analysis of capitalist society to expose its weaknesses and bring about its downfall. कार्ल मार्क्स ने इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए जो कैपिटलिज्म का पूरा टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, कैपिटलिज्म भी स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, वहां पर जो है बम्पर प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ मशीन्स, न्यू मशीन्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं,
इन सारी चीजों से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जो भी फैक्ट्री का ओनर होगा, जो भी इंडस्ट्री का ओनर होगा, उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनती चली जा रही थी। कैपिटलिज्म की एक जो आइडियोलॉजी है वो बढ़ती जा रही थी, जहां पर आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, कैपिटलिज्म की पूरी आइडियोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, इसको एक एक लाइन में समझते हैं सब। देखो, capitalism is the economic system in which businesses are owned or run for profit by individuals and not by the state. कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर कोई भी बिजनेस होगा उसको ओन या उसको रन करने वाला एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप हो सकता है, ना कि स्टेट। और यहां पर वो इंडिविजुअल ये सारा काम क्यों कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो ये होगी आपकी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। एंड सेकेंडली, योर साइंटिफिक सोशलिज्म refers to a method for understanding and predicting social, economic and material phenomena by examining their historical trends through the use of scientific methods in order to derive probable outcomes or future development. अब देखो, साइंटिफिक सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी मेथड जहां पर हम सोशल, इकोनॉमिक और मटेरियल फिनोमेना को समझते हैं। ठीक है, सोशल जो है, इकोनॉमिक जो है और जो मटेरियल फिनोमेना है, इसे हम समझते हैं। हम इन तीनों के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझते हैं यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके सोसाइटी में, इकोनॉमी में, मटेरियली क्या चीजें हो चुकी हैं पास्ट में। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स यूज करके हम उसे समझते हैं ताकि हम आगे आने वाले टाइम को समझ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी में अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंट में जो भी सोशल कंडीशन है आप उसे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस सोसाइटी की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज पढ़ी है हमने कि अगर आप किसी भी सोसाइटी को समझना चाहते हैं, किसी भी फिनोमेना को समझना चाहते हैं प्रेजेंट में, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री और उसकी बायोग्राफी को समझो। ठीक है, हिस्ट्री में या पहले के समय में उसके साथ में जो भी इवेंट्स हुए होंगे उन्हीं की वजह से आज ये सोशल कंडीशन प्रिवेल कर रही है। तो वैसे ही अगर हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी जो भी फिनोमेना है हम उसकी हिस्ट्री को समझ रहे हैं, हम उसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझ रहे हैं साइंस यूज करके, ताकि हम आगे जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है उसको समझ सकें। और ये मेथड को किसने यूज किया, सो कार्ल मार्क्स ने। क्लियर है, अभी तक कार्ल मार्क्स के बारे में आपने यहां तक जो भी पढ़ा है हम उसको एक बार रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को भूलें ना। सो कार्ल मार्क्स, ठीक है, जो कि एक फिलोसोफर, मतलब फिलोसॉफी की स्टडी करी, बल्कि लेकिन है एक सोशल थिंकर। ठीक है, क्यों है सोशल थिंकर, बिकॉज इन्होंने देखा कि सोसाइटी में किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है। सोसाइटी में क्या हो रहा है, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये एक्सप्लॉइटेशन और ये ऑपरेशन जो है सोसाइटी के अंदर, हमको इसको खत्म करना है, हमको इसको क्या करना है, एंड करना है। और उसे खत्म करने के लिए हम एक मेथड यूज करने वाले हैं, दैट इज साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म, जहां पर हम इस ऑपरेशन, इस एक्सप्लॉइटेशन के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझने वाले हैं। उन्हें समझ के ही हम इन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। यहां तक आपने सारी चीजें पढ़ ली, अभी तक आ गया सारा कुछ समझ में। नेक्स्ट, इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को एनालाइज किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पूरा जो टाइम पीरियड चल रहा है कार्ल मार्क्स का, इस टाइम पे कैपिटलिज्म अपने राइज पर था। ठीक है, कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, आगे भी आप इस एक चीज को पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है, ये दो आइडियोलॉजीज प्रिवेल कर रही थी। जैसे एक तरफ कैपिटलिज्म था, ठीक है, जहां पर जो भी जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है और इसके बाद में आपका यूरोप है, ब्रिटेन है, ये सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट थी, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती थी। ठीक है, वहीं जो आपकी जैसे रशिया हो गई, ठीक है, चाइना हो गई, ये जो सारी कंट्रीज थी, जिसे पहले हम सोवियत रशिया भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, ये जो कंट्रीज थी, यहाँ पर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी चल रही थी। एक तरफ क्या है,
एक तरफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म कहाँ से शुरू होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ये एक चीज सोची जाती थी, ठीक है। और ये जो कंट्रीज हैं, जैसे स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, सो ये सभी जो है ये कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी को जो है बढ़ावा देती थी, ठीक है। कि जो है जैसे ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, फिर इस कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी जो है क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक आइडियोलॉजी यहाँ चल रही है। ये सारी चीजें आप डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन इतना समझो कि एक तरफ कैपिटलिज्म चल रहा है, एक तरफ कम्युनिज्म चल रहा है। अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वैसे तो आपकी बुक में ऑब्वियसली नहीं दिए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। और आप मैग्नेट ब्रेन्स की स्टूडेंट हैं तो आप तो लीजेंड प्रो मैक्स हैं ही। सो देखिए क्या है कि कैपिटलिज्म चल रहा है एक तरफ यूएसए में और आपके इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सारी जगह पर। कम्युनिज्म जो है वो है सोवियत रशिया और चाइना वगैरह की आइडियोलॉजी, जो ये कहती है कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट को दे दो, ठीक है। सब कुछ स्टेट प्रोड्यूस करे, स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट करे, और स्टेट नहीं सॉरी पीपल के पास में हो सारे रिसोर्सेज, और धीरे धीरे चल के ये सारा कुछ जो है स्टेट के पास में चला जाए, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी बढ़ावा दो। जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल्स को बढ़ावा दो, जो कि सारा जो भी बिजनेस है उसको ओन करके रखेंगे, उसको रन करेंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरह की आइडियोलॉजीज जो है प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। अब हम आ जाए अगर कार्ल मार्क्स के ऊपर हमारे दोबारा से। सो देखो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ये जो पूरा कैपिटलिज्म का सिस्टम चल रहा है, सबसे पहले तो इसको एनालाइज करना है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर हमको ये सारा एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन जो भी चल रहा है इसको एंड करना है, तो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझो, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वीकनेसेस को एक्सपोज करो कि ये जो कैपिटलिज्म चल तो रहा है, सब सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बट इसको जो है अच्छे से समझो और देखो कि इसमें कुछ तो कमी रहने वाली है, ठीक है। कुछ तो इसकी वीकनेसेस हैं, उसकी वीकनेस को एक्सपोज करो, ठीक है। सबके सामने उसकी वीकनेसेस लेके आओ और अल्टीमेटली हम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को फिर जो है डाउनफॉल पर लेके आएंगे, हम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है खत्म करेंगे। Marx argued that human society had progressed through different stages. Marx ये कहते हैं कि जो human society है वो बहुत ही different stages से पास होकर आई है, जैसे कि primitive communism, slavery, feudalism, capitalism. Now again this is very much important. Marx ये कह रहे हैं कि सबसे पहले primitive communism होता था, इसके बाद में धीरे धीरे करके स्लेवरी आई, स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म आया और उसके बाद में अल्टीमेटली कैपिटलिज्म आता है। सो यानी जो सोसाइटी है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास ऑन हुई है, ठीक है। सो स्टेजेस ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन बाय मार्क्स कौन कौन सी हैं? वो स्टेजेस ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन्ड बाय मार्क्स आर फर्स्ट इज primitive communism, second is slavery, third is feudalism, and fourth is capitalism, ठीक है। अब देखो क्या है इसका मीनिंग, कौन मतलब सोसाइटी कैसे आगे बढ़ी है, कैसे हम कैपिटलिज्म तक पहुंचे हैं। सो वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट होता है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, अब देखो एक पहले के समय में जो सोसाइटीज होती थी वहां पर हंटर गैदरर्स होते थे जो कि हंटिंग करते थे, फिर फूड कलेक्ट करते थे, और जो भी उन्होंने मतलब कलेक्ट किया होता था वो पूरी सोसाइटी का होता था, उसमें आपस में मिल बांट के जो है एक दूसरे के साथ में शेयर करके और फिर वो लोग अपना लाइवलीहुड चला रहे होते हैं। धीरे धीरे स्लेवरी आती है, जिसके पास में रिसोर्सेज होते हैं, जो पावरफुल होता जाता है वो वीक को अपना स्लेव बना लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। देन फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जहां पर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो फ्यूडल लॉर्ड्स पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जिसके पास में ज़मीन होती है वो उस पर काम करने वाले लोगों का जो है एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनका पूरा यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब और ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं। धीरे धीरे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है
जहां जो रिच मर्चेंट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो प्रोलिटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और खुद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो यानी ये जो पूरा एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस है ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। इस एक चीज को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इसको मार्क्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये कुछ स्टेजेस है सोसाइटी की, कि सोसाइटी इस तरह से प्रोग्रेस करी है। Capitalism was the latest phase of human advancement, but Marx believed that it would give way to socialism. अब ये एक और न्यू कॉन्सेप्ट है आपके सामने, दैट इज सोशलिज्म, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कैसी सोसाइटी है? ठीक है, इंडियन सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, जहां पर हम प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है और एक सोशलिस्ट सोसाइटी। अब वो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे है ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे सारा कुछ, ठीक है। लेकिन यहां क्या कहा गया है? कैपिटलिज्म, मार्क्स ऐसा कहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है ये ह्यूमन एडवांसमेंट का सबसे लेटेस्ट फेज है, ठीक है। हमने जो है एक चीज पढ़ी, डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है। डार्विन की थ्योरी जो नेचुरल इवोल्यूशन की है, वैसे ही हम उसको जब सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो साइंटिफिक सोशलिज्म की थ्योरी भी बन जाती है, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म भी बन जाता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे मतलब जैसे हमने इसमें पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, और आपने इन जनरल अपने साइंस में भी यही चीज पढ़ी होगी कि पहले जो है वाटर एनिमल्स हुआ करते थे, यानी एक्वेटिक एनिमल्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे जो है आपके फ्रॉग्स वगैरह आने लग गए, फिर वहां से जो है क्रोकोडाइल्स आने लग गए। मतलब ऐसे धीरे धीरे सोसाइटी किस तरह से डेवलप हुई है, शायद मेरा थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रोसेस इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ इसी तरीके से था कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिर उसके बाद में जो है लैंड पे रहने वाले एनिमल्स आते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है मंकीज आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, और इस तरह से ह्यूमन इवॉल्व होता है, ठीक है। मंकी चिंपैंजी से फिर ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, और फिर इन ह्यूमंस से जो है सोसाइटी पूरी डेवलप होती है। वैसे ही सोसाइटी होती है, पहले वो बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज में होती है, फिर धीरे धीरे वहां जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो सोसाइटी भी डेवलप करती है और अपने डेवलप्ड फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन प्रोग्रेस किए हैं, या फिर ये जो सोसाइटी प्रोग्रेस की है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी में, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म और फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में, सो ये कैपिटलिज्म जो है ये ह्यूमन एडवांसमेंट का बिल्कुल लेटेस्ट फेज है, ठीक है। यानी ह्यूमन का जो एडवांसमेंट है वो कहीं ना कहीं इस कैपिटलिज्म के स्टार्ट होने से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मार्क्स ये एक चीज कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म को लेके आने वाला है, ठीक है। ये कैपिटलिज्म जो है सोशलिज्म को लेके आएगा। अब क्या है ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, ये भी हम यहाँ पर ही डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज लेवल्स ऑफ एलिनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देखो, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी, हमने ये देखा कि कार्ल मार्क्स एक सोशल थिंकर हैं जो सोसाइटी में हो रहे ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना चाहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म के थ्रू, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कैपिटलिज्म को, इसको जो है एनालिटिकल स्टडी करी, ठीक है। और इस एनालिटिकल स्टडी में उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म की वीकनेसेस को एक्सपोज करो तो ये सिस्टम जो है एंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिज्म है ये ह्यूमन एडवांसमेंट की बिल्कुल लेटेस्ट फेज है। इससे पहले जैसे स्लेवरी चल रहा था, फ्यूडलिज्म चल रहा था, ये सारा कुछ जो है वर्क कर रहा था। कैपिटलिज्म जो है वो ह्यूमन एडवांसमेंट का बिल्कुल लेटेस्ट फेज है। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म है ये एक दिन सोशलिज्म को वे देने वाला है, यानी इस कैपिटलिज्म से एक दिन सोशलिज्म का जन्म होगा। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? अब हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके अनफोल्ड करने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज को आराम से पढ़ेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स का आइडिया एक्चुअल में क्या था, ठीक है, उनका बेसिक आइडिया क्या था, ये आपको आ गया समझ में। कार्ल मार्क्स ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, हम हर एक चीज को आराम से पढ़ेंगे, फिर उन सभी को आपस में एक दूसरे से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज अभी जो यहां तक ध्यान में रखनी है कि कैपिटलिज्म से ही सोशलिज्म आने वाला है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कह दिया है, ठीक है। अब ये सोशलिज्म क्या है, कैसे कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आएगा, वो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है। सो देखो, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलिनेशन क्या होता है, ठीक है। एलिनेशन जहां पर आप अपनी ही चीज से अलग हो जाते हो, ठीक है, आप एलिनेट हो गए हो, आप उससे दूर हो गए हो, अलग हो गए हो। ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये कार्ल मार्क्स ने बताया, इसको समझते हैं। सो देखो, capitalist society was marked by an ever intensifying process of alienation operating at several levels. सबसे पहले फर्स्ट,
Modern capitalist society is one where humans are more alienated from nature than ever before. कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर ह्यूमंस नेचर से सबसे ज्यादा एलिनेटेड है, ठीक है, यानी कि वो जो नेचर है, जो पूरा इकोलॉजी है, जो पूरा इन्वायरमेंट है, उससे बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है, उससे एक तरीके से अलग ही हो जाते हैं जितना वो पहले कभी नहीं थे। तो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे पहला फीचर क्या है कि वो ह्यूमंस को नेचर से एलिनेट कर देती है। सेकेंडली, human beings are alienated from each other as capitalism individualizes previously collective forms of social organization and as relationship get more and more market mediated। अब देखो सेकेंडली क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी कि कैपिटलिज्म आया कहां से, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या चीजें हुई, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप हुई जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है मशीन्स, टेक्नोलॉजीज को यूज करके, और यहाँ पर लेबर जो है वो काम कर रही है। लेबर कैसी कंडीशंस में काम कर रही है ये हमने पढ़ा हुआ है, वर्किंग कंडीशंस वगैरह कैसी होती हैं। सो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, यहां पर कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंडिविजुअलिज्म पर फोकस किया जाता है, ठीक है। Human beings are alienated from each other as capitalism individualizes previously collective forms of social organization and as relationship get more and more market mediated। जैसे पहले के समय में होता था, इंडिविजुअल पर जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एनलाइटनमेंट से ही ह्यूमन बीइंग को जो है सेंटर कर लिया, ठीक है, और ये जब से रीजन वगैरह डेवलपमेंट होता है, जब से रीजन होता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होती है, यहां से ही जो इंडिविजुअल है वो सेंटर में आ जाता है यूनिवर्स के, यानी इंडिविजुअलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है और जो कलेक्टिव फॉर्म्स थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअल की रिलेशनशिप मार्केट से ज्यादा है, ना कि उसकी सोसाइटी से, ठीक है। इंडिविजुअल की रिलेशनशिप किसके साथ में ज्यादा है, मार्केट के साथ में ज्यादा है। मार्केट के साथ में ज्यादा कैसे है, जैसे जस्ट सपोज मैं इंडिविजुअल हूं और मैंने किसी एक फैक्ट्री को या किसी भी बिजनेस को ओन करके रखा है, मैं उस बिजनेस में उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूंगी जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा डिमांड से। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हम उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं जिसकी डिमांड होती है। प्रोडक्शन तो उसी का होगा ना जिसकी डिमांड है, जिसकी डिमांड नहीं है उसको प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं उसी चीज का प्रोडक्शन करूंगी जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। डिमांड कहां होगी, मार्केट में, क्योंकि जिस चीज की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, अगर वो प्रोडक्ट मेरे पास में सबसे ज्यादा है और मैं उसको सप्लाई भी कर सकती हूं, तो यानी कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए मेरी रिलेशनशिप किसी सोसाइटी के इंडिविजुअल से ज्यादा इस मार्केट से है कि ये मार्केट की नीड क्या है, इस मार्केट की डिमांड क्या है, क्योंकि इसकी डिमांड और ये मार्केट की जो भी नीड्स होंगी वही मुझे प्रॉफिट दिलाने वाली है। सो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। Third, the large mass of working people is alienated from the fruits of its labor because workers do not own the products they produce। हम इन पॉइंट्स को नोट करते चलते हैं, ठीक है। एलाइनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, देखो एलाइनेशन बाय मार्क्स। तो सबसे पहले किससे एलाइनेट होते हो आप, किससे अलग होते हो, तो सबसे पहले आप अलग होते हो अपने नेचर से, ठीक है। सबसे पहले किससे हो रहे हो, नेचर से। सेकेंडली इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है तो जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनसे एलिनेट हो रहे हो और आप सबसे ज्यादा मार्केट की तरफ जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गया हो, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो राइज होता है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो राइज होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आप अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, आप अपनी सोसाइटी से एलिनेट हो रहे हो। थर्डली जो लेबर है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, वो अपने लेबर के, जो भी लेबर है वो अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर से एलिनेटेड है, क्योंकि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका ओनर नहीं है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें जो भी प्रोडक्शन होता होगा, ठीक है,
जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोड्यूस करने वाला पर्सन वर्कर कहलाता है, जो भी वहां पर काम कर रहा है वही उन सारी चीजों में हेल्प करता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर। सो जैसे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पर जिस भी चीज का प्रोडक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज एक्स कंपनी है, ये जो है जीन्स बनाती है वाली कंपनी, ठीक है। अब इस कंपनी में जस्ट सपोज 100 जीन्स का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। सो इसको बनाने वाले कौन है? वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बन जाती है तो इस पे इस एक्स कंपनी का लोगो जो है वो लग जाता है, यानी कि जिसने भी इसको प्रोड्यूस किया है वो इसका ओनर नहीं है, ठीक है। जिसने भी इसको प्रोड्यूस किया है वो उसका ओनर नहीं है। सो यानी कि जो वर्कर्स हैं वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को ही ओन नहीं कर पाते। सो लेबर जो है वो अपने फ्रूट्स, मतलब जो वर्किंग पीपल है वो अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर से एलिनेट हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड, जो वर्कर हैं वो अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर से एलिनेटेड है, यानी कि उन्होंने जो भी मेहनत करी है उस मेहनत का पूरा फल उनको नहीं मिल रहा है, वो उसी चीज से दूर हो चुके हैं। Moreover, workers have no control over the work process itself. Unlike in the days when skilled craftsmen controlled their own labor, today the content of factory worker working day is decided by the management. वर्कर का अपने ही वर्क प्रोसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी काम हो रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, वो सारा कुछ कौन देख रहा है? जो मैनेजमेंट है वो देख रही है कि एक पर्सन जो है कितना वर्क करेगा, कितने दिन वर्क करेगा, कितने आवर्स तक वर्क करेगा, कौन सा वर्क करेगा, ये सब कुछ मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है, ना कि वो वर्कर जो कि खुद यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे सपोज अगर मैं वर्कर हूँ तो मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये मुझ पर डिपेंड होना चाहिए, ऐसा मार्क्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे काम को कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजमेंट। सो वर्कर का अपने वर्क पर ही कोई कंट्रोल नहीं है, ये उन्होंने फोर्थली बोला। देन finally, as the combined result of all these alienations, human beings are also alienated from themselves. ठीक है, एक तो हमने वर्कर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर से, अपने वर्क से ही एलिनेटेड होता है वर्कर। इसी के साथ में जो भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो अपने आप से भी एलिनेटेड हैं। वर्कर वर्क से एलिनेटेड है, अपनी लेबर से एलिनेटेड है, इंडिविजुअल मार्केट ओरिएंटेड है और अपनी सोसाइटी से एलिनेटेड है। एक इंडिविजुअल अपने नेचर से एलिनेटेड है, पर साथ ही साथ वो अपने आप से भी एलिनेटेड है। सो एलिनेशन फ्रॉम देम सेल्व्स, ये भी कार्ल मार्क्स ने बताया है, जहां पर फाइनली ही सेज दैट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एलिनेशंस इज दैट ह्यूमन बींग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्व्स। हम सभी अपने आप से भी बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं एंड स्ट्रगल टू मेक देयर लाइव्स मीनिंगफुल इन अ सिस्टम वेयर दे आर बोथ मोर फ्री बट ऑल्सो मोर एलिनेटेड एंड लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स देन बिफोर। यानी कि हम सभी जो हैं, जैसे ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम पूरा चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने में लगा है, किसी को बहुत ज्यादा, मतलब कोई बहुत ज्यादा पुअर है, रिच जो है वो और रिच होता जाता है, पुअर जो है वो और पुअर होता जा रहा है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद से भी एलिनेट हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम ही नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं इस चीज़ों का, आपने भी पढ़ा हुआ है कि जब हम जब अर्बनाइजेशन होती है, हम अर्बन एरियाज में आके सेटल हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम जब अर्बन एरियाज में आना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में खुद के लिए टाइम नहीं होता, हम अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। मतलब अब अगर हम मार्क्स को छोड़ भी दें, सो हम सभी अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं? क्या हम सभी अपने आप से दूर नहीं? हमारे पास में खुद के लिए बहुत बार टाइम नहीं होता। आप हो, आपके पेरेंट्स हो, जो भी वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, आप ही हैं, आप स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल आते हैं, मतलब आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट हो चुके हैं, इस पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास में खुद के लिए ही समय नहीं है, ठीक है। आप जो है पूरी तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पर आप चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाऊं, ठीक है, मैं भी जो है अच्छे से रहूं और अच्छी लाइफ जीऊं, लेकिन उसके लिए आप खुद के ही अपने ही आप से एलिनेटेड हो, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स आर देमसेल्व्स एलिनेटेड फ्रॉम देमसेल्व्स। क्लियर है? सो ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा, जो हम एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, इसी में उन्होंने कहा कि
कैपिटलिस्ट सिस्टम सिर्फ आपका एक्सप्लॉइटेशन या आपका ऑपरेशन नहीं करता, बल्कि एलिनेशन भी करता है। एलिनेशन आपके अपने काम से, एलिनेशन आपके अपने नेचर से, एलिनेशन आप खुद से भी हो जाते हो, दूर हो जाते हो आप अपने आप से। एंड इसी के साथ में हमने देखा कि लेबर जो है वो अपने काम से एलिनेटेड है, वर्क से एलिनेटेड है। इस तरह से एलिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एलिनेशन का मतलब क्या है और किस तरह से मार्क्स ने बताया कि हम एलिनेट हो जाते हैं। ठीक है, हम खुद में खुद के ही नहीं रहते हैं, हम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के, इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से, जहां पर हम जो है एलिनेट हो चुके हैं। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? ये सेकंड कॉन्सेप्ट था आपके इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, देन आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी। ठीक है, कार्ल मार्क्स को समझ लिया, उनके आइडिया को समझ लिया, उन्होंने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी समझ लिया। अब कैपिटलिज्म और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये एक चीज समझ लेते हैं। तो देखो, however, even though it was an exploitative and oppressive system, Marx believed that capitalism was nevertheless a necessary and progressive stage of human history because it created the preconditions for an egalitarian future free from both exploitation and poverty. मार्क्स ये कहते हैं कि भले ही ये कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, ऑप्रेसिव है, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये दो तरफ जो है बातें कर रहे हैं मार्क्स, एक तरफ तो कह रहे हैं एक्सप्लॉइटेटिव है और ऑप्रेसिव है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत नेसेसरी भी है। पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों वो दो तरफ की बातें कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि जब तक ये कैपिटलिज्म नहीं आता, ठीक है, अगर ये कैपिटलिज्म नहीं आता तो हमको कभी समझ में ही नहीं आता कि एक ऐसी सोसाइटी भी होनी चाहिए जहां पर किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी तरह का कोई ऑपरेशन ना हो, जहां पर पावर्टी ना हो, जहां पर इक्वालिटी हो। ठीक है, अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो हमें इस चीज की नीड कभी समझ में ही नहीं आती कि हमको एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना है, हमको ऑपरेशन को खत्म करना है, हमें इक्वालिटी लेके आनी है। सो इस इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने के लिए हमें कैपिटलिज्म की भी जरूरत थी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, कब कहा? जब उन्होंने इस कैपिटलिज्म सिस्टम को पूरा एनालाइज किया। एंड ही सेड कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय इट्स विक्टिम्स। और ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी पूरी चल रही है, इसे इसके विक्टिम्स खुद खत्म करेंगे। ठीक है, इसको वो खुद से ट्रांसफॉर्म करेंगे। कौन है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के विक्टिम्स? जैसे कि जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, who would unite to collectively bring about a revolution to overthrow it and establish a free and equal socialist society. Again, socialist society की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि कैपिटलिज्म के बाद में सोशलिज्म आएगा, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खुद उसके जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने जो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से शिकार हुए हैं, वो खुद इस एक चीज को खत्म करेंगे। और वो कौन करेंगे? जो वर्किंग क्लास है। क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर या इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन लेबर या वर्कर्स का हो रहा है। ठीक है, जो कि मतलब जो ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहां पर काम किया नहीं जा सकता, वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, घंटों तक काम कर रहे हैं, मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने आप से ही, ठीक है, अपने आप से ही एलिनेट हो चुके हैं। ये वर्किंग क्लास एक दिन यूनाइट हो जाएगी, ये पूरी वर्किंग क्लास साथ में आएगी और एक रिवॉल्यूशन करेगी। उस रिवॉल्यूशन में वो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म कर देगी और एक सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, आए यहां तक समझ में? क्या कहा मैंने कि सबसे पहले तो मार्क्स ने कहा है कि कैपिटलिज्म इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमें इस एक बात को समझ में नहीं, मतलब हमें ये बात ही कभी समझ में नहीं आती कि हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की जरूरत है। और इस सोसाइटी को खत्म उसके खुद जो विक्टिम्स है वो करेंगे, यानी वर्किंग क्लास, जो एक दिन सब साथ में आ जाएंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट और अल्टीमेटली एक सोशलिस्ट सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। क्लियर है? देन so, in order to understand the working of capitalism, Marx undertook an elaborate study of its political, social and especially economic aspect. अब देखो,
मार्क्स क्या चाहते हैं कि मैं इस कैपिटलिज्म को बहुत अच्छे से समझूं, जब मैं इसे समझूंगा तभी मैं इसको खत्म कर पाऊंगा। तो ये वर्क कैसे करता है कैपिटलिज्म, इसे समझने के लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस कैपिटलिज्म के पॉलिटिकल, सोशल और स्पेशली इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म पूरा आपका वैसे इकोनॉमिक सिस्टम से ही क्योंकि रिलेटेड है, और फिर हम इसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो सोसाइटी में देखते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क्स conception of the economy was based on the notion of a mode of production. मार्क्स का जो कंसेप्शन था इकोनॉमी को लेके वो बेसिकली मोड ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड था। अब देखो यहां से जो टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, जो भी आप इसमें अंदर पढ़ने वाले हो वो थोड़ा सा एनालिटिकल होने वाला है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से और आराम से पढ़ना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला ही है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से आप समझिए कि मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी का कंसेप्शन है उसको वो मोड ऑफ प्रोडक्शन से समझ रहे हैं, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो, या नहीं भी पढ़ी है, आपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा सुने होंगे शायद कभी, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब आते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, मार्क्स कह रहे हैं इकोनॉमी को समझना है तो इकोनॉमी जो है वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन से। किससे? मोड ऑफ प्रोडक्शन। आराम आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे। नाउ which stood for a broad system of production associated with an epoch or historical period। यहां पर इकोनॉमी को वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में सभी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, युग युग से, पूरे हिस्टोरिकल पीरियड से, इपोक मतलब होता है युग, एक युग से या एक हिस्टोरिकल पीरियड से ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से वर्क करता हुआ आ रहा है, इस एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है मोड ऑफ प्रोडक्शन पर। इकोनॉमी क्या है? बेस्ड है मोड ऑफ प्रोडक्शन पर। Primitive communism, slavery, feudalism and capitalism were all modes of production। ये सभी जो हैं modes of production के अंदर ही आएंगे कि इस पर्टिकुलर युग में, इस इपोक में किस तरह का जो है प्रोडक्शन होता था। At this general level, the mode of production defines an entire way of life characteristic of an era। इस सेंस में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी पर्टिकुलर एरा की किस तरह का एंटायर वे ऑफ लाइफ रहा है ये बताता है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है ये किसी एक पर्टिकुलर एरा की, किसी एक इपोक की, किसी एक हिस्टोरिकल पीरियड की वे ऑफ लाइफ बताता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइंस एंटायर वे ऑफ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरा। Then, at a more specific level, we can think of the mode of production as being something like a building in the sense that it consists of a foundation or base and a superstructure or something erected on the top of the base। In general, हमने देखा कि जो mode of production है वो आपकी way of life बताता है। Mode of production वे ऑफ लाइफ बताता है किसी एक एरा या किसी एक इपोक की, ठीक है, कि वहां पर किस तरह की वे ऑफ लाइफ होती है एट जनरल लेवल। और स्पेसिफिक होकर अगर हम कहें तो जो ये हमारा पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये बेस है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बेस है जिसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर रखा गया है। क्या कह रहे हैं? देखो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है मार्क्स का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मार्क्स।
और क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन के लिए नहीं, बल्कि अगर आप इन चीज़ों को आगे ही मतलब इसी सब्जेक्ट में आगे पढ़ते जाओगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे जहाँ पर आपने कहीं तो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, उन सभी में ये मार्क्स का बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग का एक बेस है जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग जो है खड़ी हुई है, ठीक है, उसका ये बेस है। अगर ये बेस नहीं होगा तो ये बिल्डिंग भी नहीं होगी, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये बेस है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस है इस बिल्डिंग का, और इसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेस क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर इरेक्ट किया गया है, ऐसा मार्क्स कह रहे हैं। एट अ स्पेसिफिक लेवल बिल्डिंग इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ फाउंडेशन और बेस एंड अ सुपर स्ट्रक्चर और समथिंग इरेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बेस। बेस के ऊपर जो एक सुपर स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। अब ये बेस सुपर स्ट्रक्चर क्या है इसे हम समझते हैं, और ये सारा कुछ हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सेंस में। ठीक है, द बेस और इकोनॉमिक बेस इज प्राइमरीली economic and includes the productive forces and production relations। अब ये जो बेस है जिसे हम इकोनॉमिक बेस बोल रहे हैं, इकोनॉमिक बेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक है सेंस में, और इसमें प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं। ठीक है, बेस किन चीजों से बनता है, प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशन से। ठीक है, एक बेस है हमारा इकोनॉमिक बेस। ठीक है, ये बेस दो चीजों से मिलकर बना है, एक है प्रोडक्टिव फोर्सेस और एक है प्रोडक्शन रिलेशंस। प्रोडक्शन रिलेशंस, ठीक है। अब क्या है ये प्रोडक्टिव फोर्सेस, क्या है ये प्रोडक्शन रिलेशंस, इन्हें हम एक एक करके समझेंगे, फिर हम सुपर स्ट्रक्चर पर आएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव फोर्सेस रिफर टू ऑल द मीन्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जितने भी हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, टेक्नोलॉजी हो, पावर हो, ये सारी चीजें प्रोडक्टिव फोर्सेस के अंदर आती हैं। ठीक है, क्या आता है प्रोडक्टिव फोर्सेस के अंदर, सो ऑल दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम हेयर, ऑल दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्स हेयर, जिसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लैंड, लेबर, पावर और टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे प्रोडक्शन फोर्सेस हैं जो हमारा बेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, जस्ट सपोज कोई कैपिटलिस्ट है और इस कैपिटलिस्ट के पास में लैंड है। ठीक है, तो इस कैपिटलिस्ट का बेस है ये लैंड। ठीक है, इसके ऊपर ये एक सुपर स्ट्रक्चर बनाने वाला, हम इसे एक एग्जांपल से सारी चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, इसके पास में लैंड है, उस लैंड को इसने यूज किया, इसके ऊपर एक इंडस्ट्री जो है सेटअप कर ली, इस बेस के ऊपर जो है उसने, ये जो उसके पास में लैंड है इस पर उसने अपनी इंडस्ट्री लगा ली, टेक्नोलॉजी यूज कर ली, पावर यूज कर लिया, लेबर यूज कर लिया। सो ये सारे इसके प्रोडक्टिव फोर्सेस हो गई। ठीक है, सेकंड production relations. Now it refers to all the economic relationship and forms of labor organization which are involved in production. अब production में तो सभी लगे हैं, लेबर भी लगा है, पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लैंड भी है, इन सभी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप एंड फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इकोनॉमिक relationship and forms of labor organization,
ये आ जाते हैं आपके प्रोडक्शन रिलेशंस के अंदर कि जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, लैंड और लेबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं प्रोडक्शन रिलेशंस को। ठीक है, एक तो प्रोडक्टिव फोर्सेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जैसे लैंड, लेबर, पावर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, जो कि हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन में जो इकोनॉमिक्स या लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके रिलेशनशिप्स किस तरह से हैं, वो प्रोडक्शन रिलेशंस हो गए, और ये दोनों मिलके हमारी इकोनॉमी का बेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमको इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन रिलेशंस आर आल्सो प्रॉपर्टी रिलेशंस और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिलेशंस में ही प्रॉपर्टी रिलेशंस भी आते हैं, या फिर प्रोडक्शन रिलेशंस को हम प्रॉपर्टी रिलेशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, यानी कि ओनरशिप या कंट्रोल ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये रिलेशनशिप कैसी है, मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन कर रहा है और उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड है, सो लैंड को ओन करने वाला कौन है और उस लैंड को मैनेज या पूरा कंट्रोल कौन करके रखा हुआ है, क्या रिलेशनशिप है मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ में, ये भी आता है प्रोडक्शन रिलेशंस के ही अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, in the mode of production called primitive communism, the productive forces consisted mostly of nature। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें प्रिमिटिव कम्युनिज्म का, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म अभी हमने पढ़ा जहां हंटर गैदरर्स होते थे, ठीक है, और वो जो है सारी चीजों को कलेक्ट करके लाते थे, फिर आपस में शेयर करते थे। अब बेसिक टाइम पीरियड में प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन हो गई, नेचर। नेचर यानी कि फॉरेस्ट है, लैंड है, एनिमल्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, पहले के समय में तो यही होते थे, एनिमल्स होते थे, फॉरेस्ट होते थे, लैंड होता था, ये सब क्या है, ये सारे हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस। ठीक है, along with very rudimentary forms of technology like simple stone tools and hunting weapons। पहले के समय में लोगों के पास में कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, वो क्या करते थे, स्टोन्स यूज करते थे, हंटिंग वेपन्स जो है वो खुद से बनाया करते थे, और फिर उनसे जो है अपने मतलब जो भी चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट होती थी उसको कलेक्ट किया करते थे। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हंटर गैदरर्स होते थे और वो सारा हंटिंग गैदरिंग करने के बाद में ही जो भी उन्हें चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी उनको कलेक्ट करते थे, तो फॉरेस्ट से करते थे, लैंड से करते थे, एनिमल्स से करते थे, और इन सारी चीज़ों से ही वो अपना जो मतलब जैसे अपना जीवन है उसको जी रहे होते थे। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर जो हमारी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस हो गई वो ये हो गई। प्रोडक्शन रिलेशंस वर बेस्ड ऑन कम्युनिटी प्रॉपर्टी, और प्रोडक्शन रिलेशन जो है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जैसे सिंस इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी डिड नॉट येट एग्जिस्ट, क्योंकि उस एक टाइम पीरियड पे जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं था प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। सो यहाँ पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। जैसे ट्राइबल फॉर्म्स ऑफ हंटिंग और गैदरिंग विच वर द प्रिविलेंट फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्राइबल्स होते थे, ठीक है, ट्राइबल्स उस समय में क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो जो जितना भी फॉरेस्ट होगा वो पूरा ट्राइबल्स का ही हुआ। अब वो हंटिंग गैदरिंग करने के बाद में किस तरह से जो है अपने पूरे लेबर्स को ऑर्गेनाइज करते थे, ये उनके प्रोडक्शन रिलेशंस के अंदर आ गया। community property production relations were based on community property and included tribal forms of hunting or gathering which were the prevalent forms of labor organization। ट्राइबल्स हैं जो हंटिंग गैदरिंग करके जो है अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं, ये प्रोडक्शन रिलेशंस को बताते थे। अगेन द इकोनॉमिक बेस दस कंसिस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक बेस है उसमें प्रोडक्टिव फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं। कि सबसे पहले जैसे अगर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो कैपिटलिस्ट है उसके पास में लैंड है, उसने लेबर को लगाया, टेक्नोलॉजी को यूज किया, पावर यूज किया और जो भी प्रोडक्शन वो कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, पावर। प्रोडक्शन रिलेशंस, उस कैपिटलिस्ट का उस लैंड के साथ में क्या एक रिलेशनशिप है, लेबर का क्या रिलेशनशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉर्म है, हम किस तरह से लेबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन में रिलेशनशिप्स कैसे हैं सभी के आपस में, या ये भी कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है, ये भी हम कह सकते हैं। सो इन दोनों से मिलके हमारा इकोनॉमिक बेस बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, इकोनॉमिक बेस बन रहा है। अब सेकेंडली आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सेकेंड क्या था हमारा, सुपर स्ट्रक्चर। नाउ
On this base rested all the social, cultural and political institutions of society. अब अगर हम किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में मान लीजिए वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो वहां पर इकोनॉमिक बेस क्या हो गया, बेस हो गया कि कौन कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी के अंदर, प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह की हैं, और इस पूरे इकोनॉमिक बेस के ऊपर जो भी हमारे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ये जो इकोनॉमिक बेस है, ठीक है, इस इकोनॉमिक बेस के ऊपर, इस प्रोडक्शन रिलेशन, इस प्रोडक्शन फोर्सेस के ऊपर हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारा कल्चर सब कुछ रेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्शन होगा तो उसे आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ऑब्वियसली सोसाइटी में, तो सोसाइटी इस बेस के ऊपर ही बनी हुई है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, वो कहाँ से सारी चीज़ों को लेके आएगी, कहाँ से सारी नीड्स को, डिमांड्स को जो भी हैं उनको वो फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। सो जितने भी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इस बेस के ऊपर बने हुए हैं। एंड दस इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन, आर्ट, लॉ, लिटरेचर और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज वर ऑल पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर व्हिच वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द बेस। तो यानी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, साथ ही लॉ, आइडियाज, नॉर्म्स एक्सेट्रा। देखो एक सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज भी होती है। एक सोसाइटी कम्युनिस्ट भी हो सकती है, कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, और जो है सोशल कल्चरल भी हो सकती है। तो उसके अपने आइडियाज़ हैं, अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, अपना उसका एक रिलीजन है, ठीक है, रिलीजियस कल्चर हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। ये सारी चीज़ें इस इकोनॉमिक बेस के ऊपर हैं। जैसे ये बेस है, सो इस बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लॉ, ऑर्डर, नॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सब इसके ऊपर बसे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेस क्या है, बेस है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, ये किसने दिया, ये पूरा मॉडल किसने एक्सप्लेन किया, मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है। दिस इज द बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ कार्ल मार्क्स। आया समझ में कि बेस क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है। Marx argued that people's ideas and beliefs originated from the economic system of which they were part. मार्क्स ये कहते हैं कि जो पीपल के आइडियाज हैं, जो उनके अपने बिलीव्स हैं, वो इस इकोनॉमिक सिस्टम से ही निकल के आते हैं जिसके वो पार्ट हैं। देखो हम पढ़ के एक चीज रहे थे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जो अगर आपको इस पूरे कैपिटलिज्म सिस्टम को समझना है तो आपको उसकी वर्किंग को समझना होगा। उसकी वर्किंग को समझना है तो पहले उसके इकोनॉमिक सिस्टम को समझो। उसका इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि एक बेस है और एक सुपर स्ट्रक्चर है। बेस है मींस ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, बेस क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। जिस भी तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पूरी सोसाइटी रेस्ट करती है, जिसमें सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्डर है, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल जो है कार्ल मार्क्स ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी के जो भी आइडियाज होंगे, जो भी बिलीव्स होंगे, वो सारे इस इकोनॉमिक सिस्टम से ही निकल के आए हैं। जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसे ही सोसाइटी के आइडियाज होंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या कि किस तरह का बेस उन्होंने बनाया है, कैसे मींस ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास में, और प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे हैं। हाउ ह्यूमन बीइंग्स अर्न देयर लाइवलीहुड डिटरमाइंड हाउ दे थॉट। मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, जैसे भी वो जो है अर्न करते हैं वैसे ही वो सोचते हैं, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जैसे भी अर्न करेंगे वैसी ही उनकी सोच हो जाएगी। मटेरियल लाइफ शेप्ड आइडियाज, आइडियाज डिड नॉट शेप मटेरियल लाइफ। आपकी जैसी लाइफ होगी, आपकी जैसी मटेरियल लाइफ होगी, ठीक है। मटेरियल लाइफ इन द सेंस कि आप कैसे, मतलब आपका इस पूरे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या रोल है, ठीक है, आप किस प्लेस पर हो इस इकोनॉमिक सिस्टम में, आपका अपना रोल क्या है, आपके अपने रोल, आपकी अपनी जो लाइवलीहुड है वो आपके आइडियाज को शेप करेगी, ना कि आपके आइडियाज आपकी मटेरियल लाइफ को शेप करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कार्ल मार्क्स की, आपको ये भी ध्यान में रखना है।
मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों कहा मार्क्स ने कि मटेरियल लाइफ जो है वो आइडियाज को शेप करती है और आइडियाज मटेरियल लाइफ को शेप नहीं करते हैं, तो आप बताओगे कि मार्क्स ने जो है मार्क्स ने जो है बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल पूरा दिया था। उस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि बेस ये होता है और इसके ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर जो है रेस्ट करता है, और इस बेस से ही जो है पीपल के आइडियाज और बिलीव्स ओरिजिनेट होते हैं। Now this argument went against the dominant ways of thinking in Marx's time, when it was common to argue that human beings were free to think whatever they wanted and that ideas shaped the world. ये जो argument है मार्क्स का कि आपके आइडियाज जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम से ही बनते हैं, ये जो है मतलब थोड़ा सा ये आर्ग्यूमेंट जो है मार्क्स के टाइम के अगेंस्ट में चला जाता है, क्योंकि पहले के समय जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो बिल्कुल फ्री होते थे, वो जो चाहें वो सोच सकते थे और उनके आइडियाज से ही जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है वो शेप हुई है। ये हमने एनलाइटनमेंट में भी देखा। सो यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स का क्रिटिसिज्म होता है। इसके अलावा मार्क्स प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल सिस्टम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमी के प्रोसेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहां हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेशंस, प्रोडक्शन फोर्सेस, ये सारी चीजें पढ़ी और वो किस तरह से प्रोसेस हो रही हैं सारी चीजें, इन चीजों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हर एक सोशल सिस्टम का फाउंडेशन इकोनॉमिक बेस होता है। और ये वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये ह्यूमन हिस्ट्री से होता हुआ चला जा रहा है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी ऐसा ही था, जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है, हंटर गैदरर्स जो हुआ करते थे वो सबके साथ में शेयर करते थे, लेकिन स्लेवरी कब आई? जो पावरफुल थे उन्होंने पावर को अपने हाथों में ले लिया। फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके पास जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन एंड कंट्रोल करते थे, सो वो क्या करते थे? वो ही सोसाइटी को गाइड करते थे। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। एंड इफ वी अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ इट हैज बीन चेंजिंग इन द पास्ट, ही आर्ग्यूड वी कैन लर्न हाउ टू चेंज सोसाइटी इन द फ्यूचर। और वो ये कहते हैं कि अगर आप ये समझ लो कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक किस तरह से चेंज हुई है, तो उस सोसाइटी के फ्यूचर को भी आप कैसे चेंज करना है ये समझ पाओगे। यानी कि इकोनॉमिक बेस या इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी में। बट हाउ कैन सच चेंज बी ब्रॉट अबाउट? लेकिन इस तरीके का चेंज आएगा कैसे? ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये अगर समझ लिया तो फिर आप समझ जाओगे कि सोसाइटी को कैसे चेंज करना है, सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट लाना है। लेकिन कैसे आप जो है इस तरह का चेंज लेके आओगे सोसाइटी में, ठीक है, कैसे सोसाइटी को चेंज करोगे? तो मार्क्स ने आंसर दिया कि क्लास स्ट्रगल के थ्रू हम जो है ये समझ पाएंगे कि हमको सोसाइटी को किस तरीके से चेंज करना है फ्यूचर में। ठीक है, सो मार्क्स का आंसर क्या था? क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के थ्रू हम सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे। सो अभी तक हमने जो भी मार्क्स के रिगार्डिंग पढ़ा है वो सारी चीजों को अगर हम रिकॉल करें तो देखिए, सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी वो क्या थी? आराम से चल रहा है ये सब। सबसे पहले हमने देखा कैपिटलिज्म के बारे में कि कैपिटलिज्म क्या होता है, साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, वो एक चीज हमने समझी। देन कार्ल मार्क्स हैं जो सोशल थिंकर हैं, जो कहते हैं ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सोसाइटी में, इसको खत्म करना है, खत्म करेंगे साइंटिफिक सोशलिज्म के थ्रू। तो सबसे पहले इस कैपिटलिज्म को समझो, इसकी वीकनेसेस को समझो, ये ह्यूमन एडवांसमेंट का इनिशियल फेज है। और जब हम कैपिटलिज्म को समझेंगे तो हमको ये चीज समझ में आएगी कि इस कैपिटलिज्म को हमें खत्म कैसे करना है। और कैपिटलिज्म जरूरी भी था, अगर कैपिटलिज्म नहीं आता तो हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बना पाते, जहां पर किसी के भी साथ में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा, है ना। तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी की ढेर सारी स्टेजेस रही जिसके थ्रू सोसाइटी डेवलप हुई। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर इसके बाद में कैपिटलिज्म आया। और ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म हमारी सोसाइटी में ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। रिच जो है वो और रिच होते जाते हैं, पुअर जो है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि जो पीपल हैं वो अपने आप से ही एलिनेट हो रहे हैं।
वर्कर्स अपने काम से एलिनेट हो रहे हैं, हम हमारे नेचर से एलिनेट हो रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी से एलिनेट हो रहे हैं। इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और हम सभी अपने अपने आप से जो है एलिनेट होते जा रहे हैं। यानी ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये अच्छी नहीं है, हमको इसको खत्म करना है और ये कैपिटलिज्म ही एक दिन सोशलिज्म लेके आएगा। वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। मार्क्स ने कहा कि जो इकोनॉमी है, अगर आपको कैपिटलिज्म की वर्किंग को समझना है, और इस कैपिटलिज्म को खत्म कौन करेगा, वर्किंग क्लास ही खत्म करेगी। जो इस कैपिटलिज्म के विक्टिम्स रहे हैं वही इस कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे। जैसे जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन झेल रही है कैपिटलिस्ट का, सो इसीलिए अल्टीमेटली वही इसको खत्म करेगी और इसको खत्म करने के लिए इसकी वर्किंग को समझना है। तो कैपिटलिज्म किस तरह से वर्क करता है उसको समझने के लिए आप उसके इकोनॉमी, आप उसकी पॉलिटी, आप उसकी सोशल सारे डायमेंशंस को समझो, स्पेशली इकोनॉमी को समझो। तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी है वो बेस्ड होती है मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। जिस भी तरीके का आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो आपकी वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने एक बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी सोसाइटी इस इकोनॉमिक बेस के ऊपर जो है रेस्ट करती है। ये इकोनॉमिक बेस जो है ये किन चीजों से बना हुआ है? सो ये बना है आपके प्रोडक्शन फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशन से, कि कौन कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज करते हो और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे हैं, प्रोडक्शन में रिलेशनशिप्स कैसी हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसी हैं, फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सब कैसे हैं। और इस पूरे बेस के ऊपर ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है ये रेस्ट करता है, ठीक है, जिसमें सभी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लॉज आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, सब कुछ आता है। और ये लॉ, ये नॉर्म्स, ये सारे हमारे आइडियाज, बिलीव्स जो हैं ये इस इकोनॉमिक सिस्टम से ही बनते हैं। हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ का किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है, हम कैसे अर्न करते हैं, ये हमारे आइडियाज बनाता है, ना कि हमारे आइडियाज हमारी इकोनॉमी को शेप करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझ जाते हो, उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो आप उस सोसाइटी में ये समझ पाओगे कि चेंजेस को कैसे लेके आना है, ठीक है। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और प्रोसेस के ऊपर, जहां से हर एक सोसाइटी का फाउंडेशन स्टार्ट होता है। और उन्होंने कहा कि अब इस इकोनॉमिक सिस्टम को समझ लिया है तो सोसाइटी में किस तरह से चेंज करना है, ये एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इसको खत्म करना है। तो इसे कैसे खत्म करोगे? तो मार्क्स ने क्या जवाब दिया कि क्लास स्ट्रगल के थ्रू हम ये सारा कुछ जो है एंड करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लास स्ट्रगल कैसे होगा, कैसे जो है मार्क्स ने बताया कि क्लास स्ट्रगल से आप ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये जो पूरा कैपिटलिज्म है, इसको खत्म कर सकते हो, और क्या क्या डायमेंशन से, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जल्दबाजी हमने नहीं करी है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको सभी पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक स्टडी करना है, जस्ट उसको चूज करो। जैसे सपोज आपने क्लास 11th क्लिक किया, क्लास 11th में ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ गए। स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।